नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। गुजरात में चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के सभी बड़े नेताओं का गुजरात का दौरा तय हो गया है। उधर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और राज्य की मौजूदा सरकार, जी हां, राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार पर आरोपों की बौछार भी करती है। बीजेपी सरकार की तथाकथित नाकामयाबियों का ब्यौरा देते हुए कांग्रेस ने 22 सूत्रीय आरोप पत्र जारी किया है। उधर बीजेपी नए मॉडल के साथ चुनाव में उतरी हुई है और ऐसे में गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने कुल 182 में से 99 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 77 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। इस बार गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी राज्य में जबरदस्त प्रचार में लगी हुई है। रिपोर्ट देखें। गुजरात में सियासी जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वलसाड में गुजराती में एक नया चुनावी नारा दिया। उन्होंने कहा, मैंने ये गुजरात बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात उन विभाजनकारी ताकतों का सफाया कर देगा जिन्होंने अपने पिछले 20 साल राज्य को बदनाम करने में लगाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो विभाजनकारी ताकतें घृणा फैलाने में लगी रहती हैं, जिन्होंने गुजरात को बदनाम करने और उसका अपमान करने की कोशिश की है, उन्हें गुजरात से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इस चुनाव में भी उनका यही भविष्य होगा। उन्होंने कहा, दिल्ली में बैठकर मुझे इनपुट मिल रहे हैं कि बीजेपी इस बार गुजरात में रिकॉर्ड अंतर से जीतेगी। गुजरात ने नफरत फैलावनारा लोको एमने गुजरात क्यारे स्वीकार करतो जेमणे जेमणे गुजरात ने बदनाम करवानी कोशिश करी छे, जेमणे जेमणे गुजरात ने नीचू देखाडवानी प्रयास कर्यो छे, आ गुजरातनी जनता एमने वाળી ચોળીને साफ કરી નાખ્યા છે। उधर कांग्रेस की गुजरात इकाई ने मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ 22 सूत्रीय आरोप पत्र जारी करते हुए उस पर जन विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी के शासन में गुजरात के लोगों को भूख, भय और अत्याचार ही नसीब हुआ है। विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप पत्र में मोरबी पुल के ध्वस्त होने की घटना का प्रमुखता से उल्लेख किया है, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की रिहाई और गुजरात दंगों के दौरान उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या को असंवैधानिक करार दिया गया है। कांग्रेस ने जनता से अपील की कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल के गुजरात को फिर से गौरवान्वित करने के लिए उसे वोट देकर सत्ता में लाएं। आरोप पत्र में ये भी दावा किया गया है कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत को कुलाधिपति नियुक्त करने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ पर संदिग्ध तरीके से अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। इसमें बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार की उपलब्धियों में सरकार समर्थक कुछ उद्योगपतियों को सरकारी खजाने की कीमत पर अमीर बनाना, राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट करना, गरीबी में व्यापक बढ़ोतरी और आवश्यक चीजों की कीमतों में भारी वृद्धि शामिल है। ये भी दावा किया गया है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान गुजरात की जीडीपी में 18 से 23% की वृद्धि हुई थी, लेकिन राज्य में बीजेपी शासन के दौरान 1.35% ऋणात्मक विकास दर दर्ज की गई है। आरोप पत्र में भ्रष्ट पूंजीवाद, घोटालों, तेजी से फैलते भ्रष्टाचार, बिजली आपूर्ति, जनजातीय कल्याण की उपेक्षा, दलितों में सुरक्षा का अभाव, श्रमिकों का शोषण, पंचायती राज प्रणाली के ध्वस्त होने और सरकारी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार समेत अन्य मुद्दों को उठाया गया है। मुख्य मुद्दा जेना कारणे આપણે અંગ્રેજોને અહીંથી હાંકી કાઢ્યા ભારતમાંથી અને આ દેશના લોકોનું કલ્યાણ, એની ગરીબી, એનું દુઃખ, એનું શિક્ષણ, એનું આરોગ્ય, એનું જનજીવન, એની માથાદીઠ આવક, એ મુદ્દાઓ પરથી ધ્યાન બીજે ફેરવવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી બધી જ રીતે બધા જ હથકંડા અપનાવવાની છે। ત્યારે મૂળ મુદ્દાઓ પર ફોકસ કરવા માટે આજે આ તોહમતનામું અમે મૂકી રહ્યા છે, રજૂ કરી રહ્યા છે। दरअसल बीजेपी ने 27 वर्ष बाद अपना गढ़ बचाने के लिए पुराने पन्ना प्रमुख मॉडल में बदलाव किया है। इस चुनाव में पार्टी नए मॉडल के साथ मैदान में उतर गई। इस मॉडल को पन्ना कमेटी नाम दिया गया है। वोटर लिस्ट के हर पन्ने के लिए एक कमेटी में 5 सदस्य बनाए गए हैं। इसमें हर सदस्य की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने परिवार के 3 लोगों का वोट बीजेपी को दिलाएं। पार्टी ने
पूरे प्रदेश में 82 लाख पन्ना सदस्य बनाए हैं। इसमें लक्ष्य है कि हर पन्ना सदस्य 3 वोट डलवाए। जुलाई 2020 में 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी ने सबसे पहले इस मॉडल को अपनाया। इन चुनावों में पार्टी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद फिर 2021 में गुजरात निकाय चुनाव में इस मॉडल को लागू किया गया। इसमें बीजेपी को 80% से ज्यादा सीटों पर सफलता मिली। इस नए फार्मूले के तहत बीजेपी ने सभी पन्ना सदस्यों को एक पहचान पत्र जारी किया है। पार्टी इन चुनावों में टिकट वितरण को लेकर भी नो रिपीट फार्मूले को लागू कर सकती है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी नए चेहरों को 25% टिकट देगी, लेकिन टिकट के लिए उम्मीदवार के जीतने की क्षमता ही एकमात्र मापदंड है। पार्टी ने फिर से गुजरात पर कब्जा बरकरार रखने के लिए चारों दिशाओं में मोर्चाबंदी कर दी है। जातीय और भौगोलिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की 182 सीटों को 4 हिस्सों सौराष्ट्र, उत्तर पश्चिम, मध्य क्षेत्र में बांट दिया गया है। सौराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में राजस्थान और मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इन चारों क्षेत्रों में इन राज्यों के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और संघ पृष्ठभूमि के नेताओं को तैनात किया गया है। गुजरात विधानसभा में बीजेपी आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस के गढ़ पर पकड़ बनाने की कोशिश में है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 27 विधानसभा सीटों वाले पूर्वी गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी ने अभी तक बहुत ज्यादा चुनावी सफलता हासिल नहीं की है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। राज्य में लगातार 6 विधानसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी को अब लगता है कि इन 27 में से कम वो 20 सीटों पर दर्ज कर सकती है, क्योंकि आदिवासी आबादी विकास चाहती है। इसके अलावा पार्टी को उम्मीद है कि वो क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुना सकती है। सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का चुनाव अभियान इस वक्त मंद है और आम आदमी पार्टी के मुकाबले में आने से कांग्रेस के वोट कटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो गुजरात में विधानसभा चुनाव है, सियासी सरगर्मी तेज है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है और हर तरह से गुणा भाग किया जा रहा है। कैसे अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने पक्ष में लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल की जाए। और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश कसवाल जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर नीरज जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अभिमन्यु त्यागी जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। गुजरात उनका खास फोकस रहता है गुजरात पर। गुजरात के मुख्यमंत्री कई दफा रहे और अब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी दिल जो है वो गुजरात से तो जुड़ा हुआ है ही। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गुजरात में कि गुजरात उन विभाजनकारी ताकतों का सफाया कर देगा जिन्होंने अपने पिछले 20 साल राज्य को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने में लगाए। किसकी तरफ इशारा था? नेहा जी, आपको और पैनल मौजूद सब लोगों को नमस्कार, जय जी हिंद। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, गुजरात में जनता ने देख लिया किस तरह से मोरबी हादसा हुआ और इस सरकार ने उसको दबाने का काम किया। हाँ। किस तरह यहाँ पोर्ट पर ड्रग्स पकड़े जाते हैं और सरकार उनको दबाने का काम करती है। किस तरह जो ये गुजरात मॉडल लेके पूरे देश में इन्होंने प्रचार करा और वहां जाके देखा तो टाइटा फिट निकला। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई का आलम क्या है वो सब पूरे देश को पता है और सारी सड़कें टूटी हुई है। भ्रष्टाचार का आलम इतना हो गया है, कमीशन खोरी में 40% तक का कमीशन इस समय गुजरात में चल रहा है। अब गुजरात मॉडल की क्योंकि टाइटा फिश हो चुकी है, इसलिए अब वो मजबूरी में विपक्ष को खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं। अगर वो सचमुच में कुछ काम करते तो वो बताते इतने IIT हमने बना दिए, इतने IIM हमने बना दी, इतनी इंडस्ट्री हम लेकर आए, इतनी रोजगार हमने दी, लेकिन वो कहीं कुछ नहीं कर पाए हैं। वो देखिए, अब कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर आई है, कह रही है कांग्रेस की हम 1500 रुपए प्रति महीना महिलाओं को देंगे, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। 300 यूनिट बिजली हर महीने देंगे हम, घरेलू उपभोक्ता को देंगे। गैस सिलेंडर में हम सब्सिडी देंगे, रिबेट देंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए हर असेंबली में हम स्कूल खोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं कोई इस तरीके का पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। अब क्योंकि इन्होंने काम किया, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना कि ये जो घोषणा पत्र है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र की झलक है।
आप लोग भी देखिए- बिजली फ्री दे देंगे जी, पानी फ्री दे देंगे, हम ऐसा भी फ्री दे देंगे, हम वैसा भी फ्री दे देंगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी उस पर निशाना साध देती है, कहती है फ्री की रेवड़ियां लेने के लिए लोग नहीं है। फ्री की तो जहां भी भाजपा जा रही है वो सब भी ऐसी बातें करती है, लेकिन जनता को इनकी जो ये बातें हैं इन पे तो विश्वास होता नहीं है। लेकिन हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान जो डिवाइड करने वाले इनके मुद्दे जनता हैं, को तो आप पे भी उसको विश्वास ये नहीं जरूर हुआ। गुमराह कर देते हैं। यूपी में भी तो आपने यही वादे किए थे, यूपी में हम समझा नहीं पाए थे जनता को। और कहा लेकिन नहीं समझा निश्चित पाए तौर पर सर, गुजरात समझे में तो आप हमारे समझा ही नहीं संगठन पाए। मजबूत है। और यहाँ गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार अब की बार निश्चित तौर पर बनने जा रही है। ठीक है महेश का सवाल जी, अब सवाल ये है कि जिस बात का जिक्र अभिमन्यु जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी सारी दिक्कतें हैं, जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो गई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सिक्योरिटी नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्राइम अपने आप में बढ़ रहा है, तमाम तरह का जिक्र अभी अभिमन्यु जी ने किया है। लेकिन प्रधानमंत्री को कहां से ये इनपुट मिल रहा है कि वो कहते हैं कि जी बीजेपी को तो इनपुट मिल रहा है और हमें इनपुट मिल रहा है दिल्ली में बैठ के कि बीजेपी इस बार गुजरात में रिकॉर्ड अंतर से जीतेगी। ये कौन से इनपुट की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं? कह रहे इतनी दिक्कतें हैं, कहाँ रिकॉर्ड अंतर से जीत रही है? देखिए नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है। जी नेहा जी, इनपुट्स तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। नरेंद्र भाई खुद गुजरात के आज देश के स्वयं प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिलेंगे? अगर कांग्रेस के प्रवक्ता जिसने गुजरात देखा भी नहीं है, गुजरात देश के कौन से कहा गुजरात देश के कौन से हिस्से में गुजरात है, कुछ इसको पता नहीं है, उस पर इनपुट्स मिलता है तो देश के प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात के उसको क्यों इनपुट्स नहीं मिलेगा? इनपुट्स मिलता है इसलिए ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि 27 साल से गुजरात ने हमने बनाया है। भाई साहब जो बात कर रहे थे आरोपनामे की, मैं उनको एक प्रश्न नेहा जी करता कि 5 साल चले गए और 27 साल से बीजेपी यहाँ पावर में है, आप कौन सी राह देख रहे थे? क्या किसके सर पावर में तो है, ठीक है, लेकिन आप मानते हैं ना कि पिछली बार सीटें घटी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी है सर। इंतजार कर रहे थे, कौन से समय का इंतजार कर रहे थे आरोपनामे में? उसका मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी शासन में है, भारतीय जनता पार्टी ने शासन में काम किया, लेकिन तो प्रतिपक्ष के तौर पर भी निष्ठुर हुए। अब तो नहीं, कोई प्रजा के कोई मुद्दे उठा ही नहीं सके। मतलब 5 साल और 27 साल में आपने कुछ किया ही नहीं, तो आपके पास मुद्दा ही कैसे? मुद्दे से आप नहीं तो वो कैसे करेंगे? सरकार तो आपकी थी। सरकार तो नहीं बता रहा हूँ, मैंने पिछले उसने बताया था कि हम 100 रुपीज लेके गरीबों को हम मकान देंगे, घर देंगे, कहाँ दिए? 100 रुपीज तो वापस दीजिए। कितने नामांकन दिए थे, कितने भरवाए थे आपने, तो पैसा कहाँ गया वो तो बताइए। और आप बता रहे हैं नहीं सर, अब आपकी स्थिति सवाल पूछने वाली नहीं है। अब आप कांग्रेस से सवाल पूछने वाली स्थिति में नहीं है। सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने 27 सालों में क्या किया गुजरात में। सवाल पूछेंगे हम, हमारी जवाब नहीं है। कोई एक्सीडेंट होता है गुजरात में तो हमारी जवाब नहीं है। बिल्कुल जवाब देंगे सर, लेकिन सवाल पूछने का हक तो विपक्ष को है। लेकिन अगर कोई ध्यान से भटकाने के लिए अलग सवाल, 5 साल तक कोई काम करना नहीं है, प्रजा के मुद्दे को एड्रेस करना नहीं, और चुनाव आते हैं तो आरोप ना लेके घूमना है, तो क्या उसको नहीं पूछेंगे? ठीक है महेश जी, बने रहिए हमारे साथ। नीरज जैन जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर ये जो रणनीति बनाई जा रही है, देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि गुजरात में सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। गुजरात पर खास फोकस है, प्रधानमंत्री का तो है भाई, वहीं से आते हैं, वहीं से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी पूरी शिद्दत के साथ वहां पे चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि गुजरात में फतेह हासिल की जाए। क्या लगता है ये त्रिकोणीय मुकाबला कितना दिलचस्प देख रहे हैं आप? देखिए रेशु जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोकसभा डिबेट तो है। एक बात ये बताइए, मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो है 6ठी बार भाजपा यहाँ पर बैठी हुई है। आपने क्या राज्य में रूपाणी जी ने कोई कार्य ही नहीं किया कि आपको आज भी जो है प्रधानमंत्री की रैली का सहारा लेना पड़ रहा है? आप बार बार जिस विकास की बात करते हैं, क्या मोरबी के हादसे को हम विकास मानेंगे?
एक इश्यू हुआ था बंगाल के चुनाव में, पुल गिरा था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कहा था सरकारी हमला। और अब जो मोरबी में पुल गिरा है वो क्या हुआ? 2 लाख रुपए में टेंडर दिए जाते हैं, 2 करोड़ रुपए का काम किया जाता है, और जिस कंपनी को दिया जाता है उस कंपनी के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए तमाम इशू और बेरोजगारी 30 वर्षों में नहीं, बेरोजगारी बराबर बढ़ ही रही है। बेरोजगारी का ग्राफ जरा पता कर लीजिए क्या था पिछले चुनाव में, इस वक्त क्या है। तीसरी चीज ये जानिए कि पिछली बार को जो चुनाव हम देखते हैं कि 99 बीजेपी की सीटें थी, 77 सीटें कांग्रेस की थी, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मार्जिन तो हम नहीं समझते हैं। लेकिन अब जो आपकी इसमें इंटरफेरेंस हो गया, आपकी जो इसमें एंट्री हो गई है, वो आप खेल बिगाड़ेगी, किसका बिगाड़ती तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से उसने नोट पर, इन्होंने जगह ना नोट पर ये लगना चाहिए, लक्ष्मी गणेश जी करना चाहिए। जी। तो गुजरात में जहां पर आप समझ लीजिए कि लगभग 86% हिंदू की आबादी है और वहां 77 सीटें कांग्रेस लेके आती है, और जहां पर मुस्लिम की आबादी 9.67% है, तो धार्मिक तौर पर ये गुजरात में कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप ही बस हमको कोई ऐसे 2 मुद्दे बताएं इधर अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के। क्या ये 192 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदना मुख्यमंत्री के लिए एक मुद्दा था? बेरोजगारी दर हम कुछ तो किसी हद तक कम कर सकते थे। वहां किस तरह की स्थितियां हो रही हैं, ये आप गुजरात मॉडल लेके नहीं चल सकते हैं। आप ठीक है, आप इतने समय से सत्ता में काबिज हैं और इतने समय से सत्ता, एक मिनट सर, एक मिनट कसवाल साहब, मैं बहुत कम चैनल्स पर जाता हूँ, मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, एक सोच रखता हूँ, लेकिन अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं शायद यहाँ से नहीं आऊँ। कसवाल जी सुन लेते, महेश जी का एक ही चीज को अच्छी लगती है, सुन लेते, पहले सुन लेते, फिर बोलते हैं। आप हैंड रेज करिए, कुछ बोलना चाहते हैं, नीरज जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप सुनूंगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने क्या पिछले 36 बार तक आपने कोई विकास ही नहीं किया, फिर आपको देश के प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री नहीं हमारे जिले राज्य का है, तो आपके राज्य के थे तो हमारे उत्तर प्रदेश में क्या करने आ गए थे चुनाव लड़ने? देखिए प्रधानमंत्री पूरे देश का है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन आपने एसेट पर कैपिटा इनकम अपने राज्य में क्या बढ़ाई? आपके राज्य के लोगों ने यहाँ से अडानी से लेकर अंबानी तक लूट के देश को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। क्या देश का निजीकरण आपने किया? आपके राज्य ने किया है। हम तो शिक्षक हैं, हमारे कर्मचारी छात्र शिक्षक सब परेशान है। कि देखिए, अगर ये कहते हैं कि 27 साल में या 26 साल में हमने तो जी विकास किया है, हमने तो गुजरात को बनाया है, हमने तो गुजरात में लोगों को रोजगार दिया है, हमने लोगों को घर दिए हैं, हमने गरीबी दूर की है, हमने लोगों को पढ़ाया है, लिखाया है, तमाम तरह की बातें अगर की जाती है, तो सर ये फिर रैलियां करना, ये जनसभाएं करना, ये लोगों को बताना और ये लोगों को जताना कि देखिए गुजरात तो हमने बनाया है, इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? क्या वजह है इसके पीछे कि अब प्रधानमंत्री को खुद इतना चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है और आना पड़ रहा है? और सवाल इस बात को लेकर भी है कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार रखी है गुजरात में। इतना डर क्यों? क्या वजह है? देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको ये विकास नहीं बता रहे। देखिए हर राज्य का विकास होता है वहाँ की एजुकेशन से। हाँ। और एजुकेशन में इन्होंने बताया 51,000 स्कूल और सारी चीजें बताई, बहुत अच्छी महेश जी। एक बात बताइए महेश जी, भारतवर्ष में सबसे बुरी हायर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन परास्नातक की शिक्षा आपके राज्य में है। क्यों है ऐसा? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपका यूजी के बाद ही लोग पलायन करते, पीजी नहीं करते। दूसरी चीज देखिए, हायर एजुकेशन हो गया। दूसरी चीज तो आइए, बहुत आप अच्छे से सुनते, अच्छा लगा, लेकिन बीच में जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे तो अच्छा लगा, क्योंकि आप मुझको कुछ बता रहे थे, मैं भी कुछ साक्षर हो जाऊं, ज्ञानी हो जाऊंगा आपके राज्य के बारे में। एक प्रश्न बताइए, क्या ये विकास है कि बिल्कुल बाने कांड के सारे अपराधी छोड़े गए और छोड़ने के महीने भर के अंदर वो दोबारा बलात्कार कर देते हैं? कहा महिलाएं सुरक्षित है? सब अच्छा राज्य हम मानते हैं, आपका सब कुछ है। और जब आपको इतना अपने 26 वर्षों का विकास ही विकास किया गुजरात में, तो फिर आपको हैंडीकैप होने की, विकलांग होने की क्या आवश्यकता है? क्यों तमाम राज्यों के लोग आ रहे हैं, फलाना यूपी का आ रहा है, फलाना वहां का आ रहा है, क्यों आ रहा है? एक ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं ढोल में पोल है, कहीं ना कहीं आप अंदर से
कमजोर हैं और उस कमजोरी का फायदा हर विपक्ष उठाना चाहता है। ये मेरा इतना कहना है। महेश जी। जी, बहुत अच्छे सवाल आपने किए, मैं आपको जवाब देता हूँ। चुनाव गुजरात में है, गुजरात में रैलियां होती है, गुजरात में प्रधानमंत्री आते हैं, गुजरात में अमित शाह आते हैं, गुजरात में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती है, बहुत पैमाने पर लोग वहां रहते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि गुजरात में प्रधानमंत्री आ सकते हैं, रैली कर सकते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, गुजरात की जनता का प्यार भाजपा के प्रति है वो दिखाता है। दूसरी बात आप बता रहे हैं कि क्यों बाहर से स्टेट से लोग आए। उसके पहले इलेक्शन था उत्तर प्रदेश का, सुन लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में हम लोग यहां से गए थे, बाकी के सब जगह से वहां आए थे। बिहार के इलेक्शन था, बिहार में हम गए थे। सुनिए, बंगाल में तो हमारी सरकार नहीं थी, बंगाल में हम गए थे। जहां हमारा भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी है कि हमारे वहां कोई स्टेट में अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के मोड में जब स्टेट जाता है तो अपना कार्यकर्ता अपने स्टेट, जो स्टेट होस्ट स्टेट है, उसको हेल्प करने के लिए वहां जाते हैं। वो हमारी परंपरा रही है। और हम चुनाव चाहे नगर पंचायत का है, चुनाव चाहे गांव के सरपंच प्रधान का है, हम चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है चुनाव गुजरात में है और भारत जोड़ो यात्रा साउथ में निकल रही है, ऐसा नहीं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं, ये सवाल इसलिए पूछा मुझे उनके सवाल अच्छा लगा, मुझे इसलिए भी कह रहा हूँ मैं, उसके जो सवाल है अच्छे लगे इसलिए मैं कहता हूँ। दूसरा आपने बताया कि अगर इसमें पहले एक और चीज सुनिए, इसमें एक और चीज सुनिए। सर आप उत्तर प्रदेश गए, एक सेकंड, क्या जरूरत है? नहीं ऐसे नहीं, सुनिए, आप कह रहे हैं कि हम तो जी पश्चिम बंगाल भी गए थे, वहां तो हमारी सरकार नहीं थी। सर वहां आप जाते हैं तो सवाल नहीं उठते, लेकिन जहां 27 साल से आप शासन कर रहे हैं, जनता के बीच है, जहां तमाम योजनाएं, वहां पे मेरा सीधा सा सवाल सर ये है कि जब सब कुछ आपके हाथ में है, वहां इतने प्रचार करने की क्या जरूरत है? जहां नहीं है वहां तो आप प्रचार करेंगे, वहां तो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जहां हम 27 साल से हैं, जहां हमने काम किया है, वहां क्या हम प्रचार नहीं करेंगे? प्रतिपक्ष को बोलेंगे कि आइए प्रचार करिए, आप हमारे पर इंतजाम लगाइए, हम कुछ जवाब नहीं देंगे। फायदा मिलता है ना, वो प्रचार पे नहीं जाती। आप कर रही है क्या? हमें आज आप सिखा रही है क्या? हमें आप सिखाएगी क्या? नहीं, मैं कौन होती हूँ सर? मैं तो मैं कौन होती हूँ? मैं यही बता रहा हूँ, मैं आपको कहाँ सिखा सकती हूँ सर? आप बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, हम कहाँ सिखा पाएंगे? लोग प्रचार आखिर क्या होता है? प्रचार होता है क्या? प्रचार का मतलब क्या? मैं आप बताइए ना क्या है प्रचार का मतलब मेरे हिसाब से, मैं तो इतना छोटा आदमी आपको सिखा भी नहीं सकता। नहीं सर, आप मैं बहुत छोटी हूँ आपके सामने। प्रचार यही चीज है नेहा जी की जो पार्टी के पास मुद्दे है वो प्रजा के समक्ष उसको बोलना चाहिए। हमारे पास मुद्दे हैं, हमने जो काम किया है हम प्रजा के समक्ष लेके जाएंगे कि हमने 5 साल में ये किया है, आप हमें वोट दीजिए। आप लोग कहेंगे, कांग्रेस के लोग जाएंगे भाजपा ने कुछ नहीं किया, लोग हमें वोट दीजिए। मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ क्यों नीरज जैन को है कि हमारा संगठन का जो व्याप है, हमारी संगठन का जो मजबूतीकरण है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। हम पहले वार्ड कक्षा थे, अभी हम पेज कक्षा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता में रहकर भी अपना संगठन मजबूत करने वाली अगर दुनिया में कोई एक पार्टी है तो उसका नाम भाजपा है। और मैंने और आपने देखी है कि 50 साल सत्ता में रहकर संगठन में 0 हो गई ऐसी पार्टी भी हिंदुस्तान में मेरे और आपके सामने है। हम ऐसा नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सेवा ही संगठन वाला संगठन है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सेवा का समझ गए सर। अभिमन्यु जी, डर ज्यादा किससे, आम आदमी पार्टी से या फिर भारतीय जनता पार्टी से? किससे सबसे ज्यादा डर लग रहा है आपको? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जहाँ जहाँ पे वो घुसी है वहाँ पे आपको बाहर निकाल दिया है। डर किससे? एक सेकंड, मैं अभिमन्यु जी से पूछ लूं, फिर मैं लौटती हूँ सर, मैं आती हूँ। महेश जी। नेहा जी, हमारा स्पष्ट तौर पे मानना है कि या तो जनता भाजपा को वोट दे या फिर कांग्रेस को वोट दे। क्योंकि अगर विचारधारा की बात है तो वो अगर भाजपा के भिन्न अगर विचारधारा जो सबको लेके चलने वाली विचारधारा है वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है वो ए और बी कॉपी है, वो भाजपा की ही बी कॉपी है। उससे अच्छा सीधा भाजपा को वोट दे दें, इन्हें फिर सत्ता में ले आए। अगर जनता ही इनको पसंद कर रही है तो वो आम आदमी को वोट न देके इन्हें दे दे।
कांग्रेस पार्टी एक विकल्प, देखिए विकल्प के तौर पे अगर कहीं आप कुछ इजाजत दे है तो कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के मुद्दों के साथ संघर्ष करती है कांग्रेस पार्टी, और एक विचारधारा के साथ करती है। वो कभी सेक्युलर जो मुद्दा है उससे अलग नहीं जाती है। आम आदमी की तरफ उससे सत्ता के लिए अपने बयानबाजी, अपने विचारधारा की विचारों को मैं करूंगी सर, इसकी भी मैं बात करूंगी। विचारधारा कहाँ पे डगमगाई वो भी बताऊंगी। एक सेकंड, हाँ महेश जल्दी से। मेरा ये प्रश्न था अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी, हमने तो कभी आम आदमी पार्टी के साथ सत्ता शेयर नहीं की है, न कोई समझौता किया था तो आपने किया था दिल्ली में। अभी अभी आपके गुजरात इकाई के एक्स स्टेट प्रेसिडेंट ने बताया कि भाजपा को गुजरात के शासन में से हटाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करेंगे। मैंने नहीं किया, भरत सिंह सोलंकी ने किया, आप देख लीजिए, मीडिया में है। अगर मैं गलत हूं तो आप देख लीजिए। उसका मतलब ये हुआ कि बयानों का जब तक पार्टी की तरफ से ना कहा जाए, देखिए इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सब जानते हैं किस तरह से संवैधानिक चीजों को जानकर भी केजरीवाल जी लक्ष्मी गणेश की चित्र लगाने की बात कर रहे थे। सब जानते हैं, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या बातें करनी चाहिए क्या नहीं, संविधान के दायरे में बात करनी चाहिए। लेकिन वो गुजरात में क्या चल रहा है वो आपको पता ही नहीं है। वो आपको ज्यादा जानकारी है क्योंकि आप जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं वहां, लेकिन अब जनता आपको जान चुकी है। आप इस बात को भी समझिए, जनता जान चुकी है आपको, जनता परेशान है। देखिए बेरोजगारी का आलम इतना हो चुका है कि आम जनता रोज के पैसे भी पूरे नहीं हो पा रहे, महंगाई का आलम इतना हो चुका है कि आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप महंगाई। कांग्रेस क्यों नहीं जानती? जनता तो सब जानती है, जनता तो सब जानती है, इसलिए वो झुक के तो खड़े हुए हैं। 27 साल से सत्ता से बाहर है। आप क्यों नहीं जानते, यही तो मैं बता रहा हूँ। अभिमन्यु जी जी कह रहे जनता तो सब जानती है, यही वजह है कि आप 27 सालों से बाहर है, लेकिन आप क्यों नहीं जान पाए? देखिए हम तो सबसे ज्यादा केंद्र में भी सत्ता में रहे, भाजपा को बहुत घमंड हो गया, इस घमंड को भी चूर जनता करेगी क्योंकि जनता जनार्दन है भगवान। लेकिन ये कब तक गुमराह करेंगे आप कब तक कटवाल जी गुमराह करोगे जनता को? देखिए सबसे बड़ी मुद्दा है वो है रोजगार का, रोटी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप कब तक अपने सीने को कपाते हुए कहेंगे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं? ये तो बहुत शर्म की बात है। आपने गरीबी रेखा से ऊपर कितने लोगों को ले गए आप बताइए? गुजरात में कितने गरीबों को आप गरीबी रेखा से ऊपर ले गए? कोई आप पता ही नहीं है। खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नीरज जी, क्योंकि अब हम उसकी बात करेंगे जाहिर तौर पे अभी जो कोशिश की जा रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी की आदिवासी क्षेत्र में जाहिर तौर पे पकड़ मजबूत रही है गुजरात में, और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 27 विधानसभा सीटों वाले पूर्वी गुजरात आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी ने अभी तक बहुत ज्यादा चुनावी सफलता हासिल नहीं की है जैन साहब। अब ऐसे में वहां पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। क्या लगता है कि वहां पर कुछ कामयाबी हद तक मिल पाएगी बीजेपी को? देखिए ये जितना प्रयास करने कर रहे थे वो तो पब्लिक का मूड है, पब्लिक क्या करती है, लेकिन अभी तक जो आंकड़े पिछले कई वर्षों के बताते हैं भाजपा ने बड़ी मेहनत की लेकिन कभी वहां पर सफल नहीं हो पाई। हाँ। अब देखिए क्या कौन नई चाल चलते हैं। मैं एक प्रश्न कहना चाहूंगा जो हमारे महेश भाई कह रहे थे कि एक बस इतना कार्य करा दीजिए महेश जी, हम आप गुजरात के हैं, PSC और CSC ये सरकारी अस्पताल गाँव में जिलों में है, वहां पर डॉक्टर तैनात करा दीजिए। इस पर बड़ा गंभीरता से चिंतन कीजिए, डॉक्टर नहीं है आपके यहाँ, ठीक है ना। और ये बेल्ट जो है, ट्राइबल बेल्ट जो है जो बता रही है नेहा जी, वो इसका बहुत बड़ा कारण वहां पर है। और ये कितना कुछ कर पाएंगे हम तो नहीं समझते कि ये कुछ कर पाएंगे। उसका कारण क्या है कि सबकी अपनी एक सेट माइंड से वहाँ काम हो रहा है, वो सेट माइंड से हर पार्टी काम कर रही है। आज कोई दल अपना नाम से नहीं है। केंद्र में भी UPA बैठा है कई पार्टियों को लेकर, कांग्रेस नहीं बैठी है, NDA बैठा है कई पार्टियों को लेकर के, भाजपा नहीं बैठी है। तो इसका किससे अलायंस होगा वो अलग बात है, लेकिन मैं जो समझता हूँ जिस प्रांत की आप बात कर रही हैं उस प्रांत को कोई अभी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ऐसा होता है कि 27 साल से जब आप बैठे, 26 साल से आप अपने आप को बांध के बैठे कि यू आर द किंग, तो वो भी उतने हिस्से में बैठे कि हम द किंग। ठीक है महेश जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि 27 में से कम इस बार 20 सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर ही लेगी? वो कह रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट तो वहाँ पे नहीं आए। मैं मानता हूँ कि जो विश्लेषक जी है उसके पास न पूरा डेटा है। हम ऐसा नहीं मानते, हम ऐसा मानते हैं भाई साहब हम ऐसा मानते हैं कि अब पूर्ण बहुमत से
हाँ। जो रिकॉर्ड भाजपा ने आज तक नहीं किया उससे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड से भाजपा जीतेगी। आदिवासी बेल्ट में भी जीतेगी, उत्तर गुजरात में भी जीतेगी, मध्य गुजरात में भी जीतेगी और सौराष्ट्र का जो बड़ा क्षेत्र है उसमें भी जीतेगी। क्योंकि 27 साल में जो काम किया है वो विजिबल काम है। कांग्रेस काम कर रही थी तो काम दिखते नहीं, क्योंकि उसके पॉकेट बनते थे, पॉकेट बड़े, भाई साहब पॉकेट बड़े थे ना, इसलिए हमारे पास वो नहीं है, न हमारी वो नीति रही, इसलिए हमारा अभिमन्यु जी आपके पास भी आऊंगा। नीरज जी का मैं जवाब देता हूँ। नीरज जी, आपकी चिंता जायज है कि पीएचसी सेंटर, सीएचसी सेंटर बहुत गुजरात के अंदर अच्छे चल रहे हैं, उसकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, वो आपने बताया, मैं आपका आभारी हूँ। आपने चिंता जताई कि वहां डॉक्टर नहीं है, बात कहीं अंश पे सही भी है, मैं मानता हूं, मैं शासक पक्ष का कार्यकर्ता ये मानता हूं, लेकिन उसकी मात्रा भी बहुत कम है, बहुत कम। सर जी, मैं मानता हूं कि 25 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, 4 मेडिकल कॉलेज हमारे वहां थे और 7 से 700 सीट थी। आज हमारे वहाँ मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, आज गुजरात में चलिए सर, आप भी दावा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। आप लोगों की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अभिमन्यु जी भी यही दावा कर रहे हैं कि देखिए अब इस बार तो हमारी बारी है और हम सत्ता पे काबिज होंगे। अब दोनों में सेंध लगाने के लिए आम आदमी पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि देखिए इस बार तो हम ही अपना झंडा बुलंद करेंगे। किसके दावों में कितना दम है, कौन जनता को लुभा पाता है, इस पर भी हमारी निगाहें हैं। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।